तो पहला सवाल अब आपके सामने, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम शीतकालीन स्थिति के में किसके बीच घटती बढ़ती रहती है? पहला ऑप्शन 20 डिग्री, 35 डिग्री, 35 डिग्री, 65 डिग्री। चलिए, मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी ऑप्शन भी नहीं बोलूंगा। अब नहीं है, चलो बोल दिया करो, कमेंट कर दिया करो ऐसे। हाँ, क्या बात है, मुझे मिल चुके हैं आंसर। अब आप देख लीजिए, अब हम इसे क्या कहेंगे? या तो हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, या हम लोग अभी सिलेबस कवर नहीं कर पाए हैं, या फिर हम प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या बात है सुनीता, मतलब आहना, आप बार बार चेंज कर रही हो आंसर। सुनीता, सुनीता आप आंसर चेंज कर रही हो, मुझे सब पता है कौन आंसर चेंज कर रहा है। हाँ, चलिए अब देखिए आंसर। और भैया ये जो सवाल गलत है, हम लोग उनको माफ नहीं करेंगे। इसका मतलब वो क्लास में एब्सेंट रहते हैं। हो सकता है बॉडी उनकी प्रेजेंट हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन माइंड उनका एब्सेंट है। अब आपको व्याख्या करने की जरूरत नहीं हरीश। सीमा, मैं आपका आंसर देख चुका हूं, दोबारा बदल चुकी हो। ऐसा थोड़ी होता है गलत टाइप हो गया, गलत बात है भाई। बस आप मत बोलिए, कभी कभी लोगों के बहुमत देखकर हम भी डर जाते हैं। प्रेम, यही मैं देखना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऑप्शन आंसर बोलना बंद कर दिया। अब ये ऑप्शन बोलना बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे आपका लर्निंग बढ़ानी है, मुझे आपके करेक्शन सही करने हैं, एक्यूरेसी बढ़ानी है मेरे को। इसलिए मैं बोलूंगा तो क्या करते हैं लोग, दिलते किसका आंसर क्या है, फ्रिक्वेंसी आ रही है। अरे लोगों का आंसर मत देखिए, खुद का आंसर देखिए। प्रेम, आपका सही था और कुछ लोगों के आंसर सही थे। इसका सही आंसर है ये वाला, ए। मंजू, आपका सही है, मुझे पता है। सीमा, आपने आंसर चेंज किया, बाकी लोग देख लीजिए। बी सी डी क्यों दे रहे हैं? सवाल क्या लिखा हुआ है? उपोष्ण कटिबंध। और भैया उपोष्ण कटिबंध बार बार बोला हूं मैं, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में पाया जाता है। और यहां कह रहा है शीतकालीन स्थिति में किनके बीच घटती बढ़ती है, तो हमने कहा कि 20 डिग्री से नीचे कभी भी जेट स्ट्रीम नहीं आती है। फिर भी गलत हो रहा है। उमा, सही है, आपका पता है, देख लीजिए। इसका सही आंसर है 20 से 35। अब आप अपना रिव्यू कीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। या तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम लोग, या फिर हमें समझ में नहीं आया। बस दो ही चीजें हैं हमारे पास। तो इसका सही आंसर है, मैंने अम्मी से लिखवाया कि बच्चे ने पूछा भी था, सर ये कहां तक चले जाता है। हरीश ने पूछा कहां तक चले जाता है, और आंसर खुद गलत दे रहा है। तो उस किताब में तो वो लिखा हुआ, उस किताब में लिखने तो क्या लिखा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, देखिए मुझे इतना मत कीजिए, किताब में क्या लिखा हुआ उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी किताब वाला ना तो एग्जाम में बैठता है। एग्जाम में आप बैठेंगे या मैं बैठूंगा? मैं इसलिए बैठूंगा, मैं आपके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एग्जाम बैठता हूं। चलिए, हाँ, अब आप समझ में आ गया। उपोष्ण 20 से 35 होता है, तो आंसर गलत क्यों लिखा? और सबसे पहले टाइप आपने किया था मुकेश, बी लिखा, उसके बाद सारे लोग बी आ गए। चलिए, अगला क्वेश्चन। मैंने कहा भाई मुझे एक्यूरेसी चाहिए, नहीं आ रहा आंसर मत दीजिए भले। यदि किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 लाख है, तो जीव के श्रेणी के आकार नियम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या क्या होगी? अब हो सकता है कुछ लोग अब इस डर के मारे आंसर देना ही बंद कर देंगे, मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा। यदि किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 लाख है, तो जिप के श्रेणी आकार नियमों की अनुसार चतुर्थ श्रेणी के नगर की जनसंख्या क्या होगी? एक बार आंसर बोलूंगा, क्वेश्चन भी एक बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि कान भी सुनते हैं आपके। आप खुद बोलना सीखिए, प्रश्न हल करते समय खुद बोलना सीखिए। ऑनलाइन लाइव क्लासों की यही तो प्रॉब्लम है, यूट्यूब पर लाइव चलते रहते हैं, लोग झूम जाते हैं, क्योंकि वो बेचारा टीचर्स गला फाड़ फाड़ के बार बार बोलता है, आप केवल सुनते ही नहीं। इसलिए हम बोलना ही बंद करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोग बोलोगे नहीं, कानों को नहीं सुनाओगे खुद बोलकर, जब तक सही नहीं होंगे सवाल।
चलिए, क्या बात है। पहला सवाल में हम लोग धराशायी हो चुके हैं। और आप अपना आकलन भी करते हैं, बार बार कहता हूं आकलन कीजिए, मैं कहां हूं, इन स्थिति में कहां हूं मैं। मैं कह रहा हूं आप मोस्ट पर्सन है, आप लोग जो इतना वाइड और इतनी चीजें मेहनत कर रहे हैं। लोग अभी जागे भी नहीं है, लोगों पर इतना मैटर भी नहीं है, भाग रहे हैं लोग, दौड़ रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं, सर मुझे दे दो, सर ये मुझे दे दो। आपके पास सारी चीजें अवेलेबल है, आपके पास टेस्ट है, शाम की क्लास है, मॉर्निंग की क्लास है, इसके बाद आपके पास डाउट सॉल्यूशन के लिए टेलीफोन नंबर अवेलेबल है। क्या बात है। चलिए स्टार्ट करें अब इसका सही आंसर। और जिन्होंने पुरानी क्लास ली है वो सही कर सकता है। 8 लाख जनसंख्या है और श्रेणी आकार क्या है, चतुर्थ श्रेणी। और जो भी रैंक होती है उस रैंक का भाग दे देते हैं। 8 में 4 का भाग दे दिया तो 2 लाख आ जाएगा। ये लीजिए, इसका सही आंसर है 2 लाख। यानी जो भी जनसंख्या दी गई जीप में, जीप का महोदय का, उस रैंक नंबर पॉपुलेशन डालनी है। चौथी रैंक है तो चौथा डाल देंगे, तीसरी रैंक होती तो 3 डाल देते, दूसरी रैंक होती तो 2 का भाग देते। जीप का नियम है, इस पर हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें जिसने लोगों ने आंसर दिया है वो सही है, किसी ने गलत नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मैं हमेशा कहता हूं क्लाइमेटोलॉजी सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन 10 में से 10 कोई नहीं कर पाता क्योंकि सारे कंसेप्ट गलत पढ़ रखे हैं लोगों ने। आपके पास सारे कंसेप्ट एक एक करके करके फिर भी आप गलत मत कीजिए। ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है। क्या बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है त्वचा कैंसर का होना। बिल्कुल सबसे सिंपल आंसर है। इसमें भी लोगों ने इधर उधर दिमाग लग रहा था कि आंसर ये कर दें, बहुमत सी का चल रहा तो सी भर दे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंथ्रोपोजोग्राफी शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी। मैं क्वेश्चनों को वापस रिपीट कर रहा हूं, कल भी मैं मिलता हूं, बच्चों से फीडबैक लेता हूं, तो उसमें क्या पता आता है पता है, प्रोफेसर हमने यहाँ तो सही कर दिया, एग्जाम में गए तो गलत करके आए उसका आंसर। अब बताइए, ये हालत है। यहाँ सही कर रहे हैं, हम उन पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम में उन सवालों को गलत करके आ रहे हैं। क्या करें अब आपका। चलिए, एंथ्रोपोजोग्राफी कई बार करवा चुका, चौथा राउंड है इस किताब का, शायद तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं तो। चलिए बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर है रेड जेल महोदय, ऑर्गेनिक स्टेट, एंथ्रोपोजोग्राफी। इवन सन भी लिखवाए थे, बार बार सनों की रिपीट नहीं करें, आपके पास लिखा हुआ मैटर है। मैं कह रहा हूं हमेशा एक किताब बना लीजिए, एक अलग से कॉफी बना लीजिए प्रश्नों की, और उनको घर पे बैठे हैं, जब भी चाय पी रहे हैं तब एक्सरसाइज करते रहे। जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही आपका फल अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हम्बोल्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉस्मोस कहाँ क्षेत्रीय कार्य करने के बाद लिखी गई थी। किस स्थान पर फील्ड वर्क किया उसके बाद ये पुस्तक लिखी थी कॉस्मोस। चलिए, और इसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम लोग थॉट स्टार्ट करेंगे। क्या बात है। चलिए, आपको एक बार तड़का दिया, आपको एक बार झटका दिया मैं, उसके बाद सवाल गलत नहीं कर रहा। एग्जाम में कौन सा तड़का आएगा आपको, कौन डांटेगा एग्जाम में बार बार, बताइए आपको। बात तो स्वतंत्र रहो, आपने मर्जी की। क्या बात है। अब देखिए बहुत सारा, अब कोई आंसर गलत नहीं कर रहा है। दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन किया, उसके बाद उन्होंने पुस्तक ली थी कॉस्मोस। जब यहाँ पर आए थे, दक्षिणी अमेरिका की यात्रा करने के बाद आए थे 804-5 में आकर, वह फ्रांस के आसपास तटों पर पहुंचे थे, स्पेन फ्रांस के वहां पर। उसके बाद ये किताब लिखना प्रारंभ किया था, सेंट्रल एशिया और कॉस्मोस, ये 2 पुस्तक लिखी थी उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भौगोलिक लेखों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था। कार्ल रिटर,
रिचर्ड हॉटसन, बर्नार्ड वेरेनियस, इमैनुअल कांट। हम लोग बहुत आगे हैं, मैं वापस कह रहा हूं बहुत आगे लोगों से हम लोग। हमारे पास इतना स्टडी मटेरियल है, आप लोगों के पास किसी के पास नहीं है। आप गौर लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए लोगों के पास। होगी तो एक गाइड हो जाएगी, या 10-5 पन्ने लिखवा दिए, हो गया काम, कंप्लीट हो गया सिलेबस। भौगोलिक लेखों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा अपनाया गया था? कार्ल रिटर, रिचर्ड हॉटसन, बर्नार्ड वेरियस, इमैनुअल कांट। चलिए, कार्ल रिटर, रिचर्ड हॉटसन, बर्नार्ड वेरेनियस। और मैं फिर कह रहा हूं, अब जो भी पीछे रह गया ना वो फटाफट स्कोर करिए, फटाफट कोर्स को कंप्लीट करते आइए और थॉट स्टार्ट करेंगे अगले सप्ताह से। क्या बात है, बहुत बढ़िया मनोज। अब तबीयत कैसी है मनोज? चलो देखें। कार्ल रिटर सह उद्देश्यवादी है, टैलोजिस्ट है। रिचर्ड हॉटसन स्थानिक भूगोल वेत्ता, एरियल डिफरेंसेस के प्रवर्तक है। बर्नार्ड वेरेनियस वारे नारे कर रखा है उसने, जल और वल कर रखा है, द्वैतवाद कर रखा है, 1650 में है। और इमैनुअल कांट है, और इमैनुअल कांट ने भूगोल में दार्शनिकता का पुट दिया कि भूगोल में दार्शनिक लाने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? कांट। और कांट के बाद ही भूगोल दार्शनिक बन के आई थी। डी। और इसके बाद मैं कह रहा हूं जितने भी सवाल प्रश्न हो रखे हैं उन सब की विद व्याख्या मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, एक पंच बना रहा हूं। लगभग 400 से 500 पेज का एक पूरा का पूरा एक बुकलेट बना रहे हैं, जिससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। वो बुकलेट भी बन रही है, लगभग 5 से 6 पेपर हो चुके हैं अब तक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। और 450 पेज की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ा करो आप। क्वेश्चन आंसर्स है उसमें बहुत सारे, उनको पढ़िए। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी शीर्षक की पुस्तक का संपादन किसने किया? मैकेंडर, बडाल ब्लांस, टी.डब्ल्यू. फ्रीमैन, ग्रिफिथ टेलर। बिल्कुल। रसप्रिया कांट कहीं भी जाइए पढ़िए, और कांट का मैं बहुत बड़ा कह सकते हैं, मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूं। कांट कहता है नया ज्ञान ग्रहण करना है तो पुराने को साफ कीजिए। और सभी विज्ञानों का आधार भौतिक भूगोल को मानता है। मैं भी सभी विज्ञानों का आधार भौतिक भूगोल को मानता हूं, इसलिए जब भी ज्योग्राफी स्टार्ट करता हूं तो मैं भौतिक भूगोल से स्टार्ट करता हूं। क्या बात है। 20th सेंचुरीज, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, टी. 4 टेलर, टी. 4 20th सेंचुरीज, टी. 4 20, टी. 4 टेलर, ग्रिफिथ टेलर 20th सेंचुरी है जी। ज्योग्राफी 20th सेंचुरी टेलर, ये लीजिए ग्रिफिथ टेलर। फ्रीमैन ने शब्द लिखे थे, उसके विषय क्षेत्रों को स्कोप के बारे में डिवाइड किया था फ्रीमैन महोदय ने। बिलांस से आपका संभववादी भूगोलवेत्ता मैकेंडर, हार्ट जो आपका हार्ट लैंड की थ्योरी देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट, जिसकी हार्ट लैंड में मैकेंडर की बहुत सारी पुस्तक हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन सी जो पुस्तक थी, 3-4 किताबों की चर्चा करेंगे। पहली किताब होती है ब्रिटिश और ब्रिटिश आइलैंड, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज थी। द राउंड वर्ल्ड ऑफ विनिंग पीस, यहां पर ये पुस्तक थी इनकी, मैकेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया अपन ने। चलिए, सावर टाफे एलसी किंग बेकर, सावर टाफे एलसी किंग बेकर, कृषि भूगोल, भू आकृति विज्ञान, परिवहन भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। क्या बात, बहुत। चलिए, वर्षा आप भी काफी समय बाद जुड़ी हो। चलिए, क्या बात है। अब देखिए, सावर है कल्चरल ज्योग्राफी, टाफे है परिवहन भूगोल, एलसी किंग है भूआकृति विज्ञान पैडी प्लान, और बेकर है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। इसका सही आंसर है ए। इसे नोट लगा लीजिए, मोस्ट कर लीजिए, नोट लगा ले और मोस्ट कर ले इसको। ठीक है, क्या बात है, सावर से पकड़ में आ गया, अच्छी बात है, पकड़ में आ गया तो पकड़ लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टालर रेवेंस्टीन टास्ले लूशियन फैब्रे संभावनावाद पारिस्थितिकी प्रवास के नियम केंद्र स्थल के सिद्धांत सेंट्रोफैलेस थ्योरी माइग्रेशन थ्योरीज इकोसिस्टम्स और पॉसिबिलिज्म क्रिस्टालर रेवेंसी टास्ले लूशियन फैब्रे। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कोई भी गलत नहीं कर रहा है, क्या चक्कर है, गलत कीजिए कुछ तो। अब चलिए हम लोग देखें, क्योंकि आपके आंसर्स क्रिस्टालर है सेंटर पैलेस थ्योरी MHR, ये लीजिए। रेवेंस्टीन प्रवास के नियम 9, 10, 9, 10 नियम बताते हैं रेवेंस्टीन महोदय। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मॉडल के साथ पढ़ेंगे, बड़ा आनंद आएगा, तब इसका आंसर है। टांसले है आपका पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है, और लूशियन फैब्रे है संभावनावाद है। 4, 3, 2, 1 का सही आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मिकिर कोरबा थारू ओंग उत्तराखंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह मेघालय छत्तीसगढ़। अभी हम लोग डिपार्टमेंट जाके आए थे आज, तो हमारे वहाँ कई पुराने स्टूडेंट मिले, PhD कर रहे हैं, तो मास्क लगा रहा था, बोले सर काफ़ी दिन हो गए आपके मिले हुए, दर्शन किए। मैं क्या हो गया, कई लोगों ने PhD सबमिट करवा दी, कई लोग अवार्ड कर रहे हैं। बोले सर हमें आज आपकी पुनः याद आ रही है। क्यों? अब हमने सर PhD कर लिया, नौकरी नहीं लग पाई, अब वापस आपकी शरण में आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छी, जैसी इच्छा आपकी। तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, नौकरी लगना जरूरी है। और नौकरी तब लगनी है जब ये प्रश्न हल होंगे। यदि ये प्रश्न हल नहीं हुए, सारी किताबें एक जगह है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। गायत्री नो आइडिया, क्या बात है। प्रेम, प्रेम मेरा भी यही मूल मंत्र है। आपकी बार 300 प्लस का स्कोर, नो डिग्री ओनली नौकरी। हमेशा कहता हूं नौकरी लगनी है तो संपर्क कीजिए, पढ़ना है तो और बहुत तेरी जगह है। चलिए मिकिर कोरबा थारू ओंग, इसलिए कई बार लोग मुझसे डरते भी हैं, सर आप बहुत ज्यादा डांट देते हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रिक्ट रहते हैं। अरे नहीं भाई, चलिए क्या बात है। अब इसका आंसर देखिए, सबका आंसर सही है, कोई गलत नहीं फंसा, कोई भी फंस नहीं रहा है। ओंग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, डी 2, ये लीजिए पकड़ लीजिए इससे। मिकिर जनजाति है कहाँ गया, मेघालय। कोरबा जनजाति है आपकी छत्तीसगढ़। थारू जनजाति है उत्तराखंड, कल भी हमने चर्चा किया था उत्तराखंड थारू के ऊपर, बहुत सारी अपन ने कल पढ़ भी लिया था। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। वापस मैंने कहा रिसोर्स ज्योग्राफी आपको वापस लेके आऊंगा, क्योंकि आपको रिसोर्स ज्योग्राफी में आपको मजबूत बनाना है, क्योंकि 8 से 10 सवाल रिसोर्स ज्योग्राफी के आते हैं, वो गलत करके आता है बच्चा, उसको भी इंप्रूव करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीनीकृत संसाधन समझा जाता है? जल संसाधन, पशु संसाधन, कोयला संसाधन, वन संसाधन। मैं तो ये कहता हूं हे भगवान, मैं रोज इनको एग्जाम के दिन भी इनको डांट दूं, एग्जाम के सेंटर पर जाके सबको डांटिया हो एक दिन, जिस दिन एग्जाम हो तो भैया मेरे बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या बात है, सही आंसर, बहुत बढ़िया, सी। कोयला संसाधन नवीनीकरण संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 12। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी? ये सवाल आते हैं हमारे नेट के, और ये कॉल लेक्चर का सवाल है, नेट और कॉल लेक्चर का दोनों का सवाल है ये। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने विकसित की थी? SS भाटिया, RL सिंह, SP चटर्जी, इयान अहमद, ए अहमद। चलिए अब स्टार्ट करें अगला प्रश्न, अब आपके सामने है। कृषि दक्षता के माप की विधि किसने प्रस्तुत की? कोई बात नहीं, छूट गया तू। क्या बात है विजेंद्र, वंदना, क्या बात है। आपने जिसने पुरानी क्लास ली वो आराम से हल कर देगा सवाल को। चलिए यूपी के दौर चल रहा है, चुनावों का दौर चल रहा है, और इस विधि का प्रयोग सबसे पहले
भाटिया ने किया उत्तर प्रदेश में। तो कृषि दक्षता का माप एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, दक्षता एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी का जो मान किया था भाटिया ने किया था और उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया था। भाटिया साहब ने उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग किया था, कृषि दक्षता का प्रयोग। इसके बाद चटर्जी RL सिंह भी कहाँ के हैं, आपके यूपी के बनारस के हैं। उन्होंने यहाँ पर एक सिद्धांत भी दिया था रीजनल प्लानिंग का, रीजनल का नाम दिया था। और इवन आपके क्लाइमेट जो जलवायु विज्ञान, उसमें भारत को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड करने वाला भी RL सिंह। प्रादेशिक भूगोल वेदता है हमारे ये। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा दर्शन अगस्त काम्टे द्वारा विकसित की गई थी? चलिए मैं बोलूंगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि गलत ट्रेंड डाल रखा है पूरे लर्निंग जो सिस्टम है, प्रश्न का जो सिस्टम है। देखिए आनंद बड़ा आता है, लेकिन इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार ऑप्शन बोलते हैं तो बच्चा बार बार ऑप्शन समझता है और वो सही समझता है, लेकिन वहां पेपर में गलत करके आ रहा है, क्योंकि पेपर में बोलने वाला कोई नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रत्यक्षवाद है, और प्रत्यक्षवाद ये अगस्त काम्टे फ्रांस है। हो सकता है एग्जामिनर ये पूछ ले कि प्रत्यक्षवाद किस स्कूल की प्रणेता, किस स्कूल में विकसित हुई थी? तो फ्रांस में जन्म हुआ था प्रत्यक्षवाद का अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट, हमारी जो बुक्स आएगी विद एक्सप्लेन वाली, प्रश्नों की विद व्याख्या, उसमें बहुत सारी व्याख्या कर रखी है हमने। ऐसी व्याख्या आपकी बहुत सारी किताबें लिख देना, फिर उस पर उसमें से उतार उतार के किताब लिख देना, बहुत बड़ी किताब हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, रेड जेल की रेबनस्राम की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि राज्य जीव के समान है, स्टेट एज ए ऑर्गेनिक है। कारण रेड जेल डिटर्मिनिज्म थे, डार्विन के सर्वाइव फिटेस्ट तौरीका से प्रभावित थे। चलिए क्या बात है, देख लीजिए। मुझे केवल बिमला आप मेहनत करोगे न, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। फिर बिमला बहुत शार्प हो, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप बहुत शार्प हो आप, इसलिए आपको मेहनत की जरूरत है। बस मेहनत और कंटिन्यूटी की जरूरत है, बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कंटिन्यूटी बना कर रखिए, आप निकल जाओगे एक झटके में। क्या बात है, देखिए कितने लोगों के सवाल सही है, आप देख लीजिए आप। और इसमें हम लोग बड़े महारती हासिल है, फिर बता देते हैं, फिर भी आप गलत करते हैं सवाल को। इस सवाल को फिर भी हम लोग गलत कर रहे हैं। क्या बात है, सरिता आप भी मेहनती हैं, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रह पाती, आपकी सबसे बड़ी समस्या है। चलिए देखें अब, विजेंद्र भटक के रास्ते से देखिए, रेड जेल की लेबनस्राम की अवधारणा इस पर आधारित है कि राज्य एक जीव के समान है। बिल्कुल सही है, बीज के समान है। तो यहां पर किसकी बात की, रेड जेल की के लेबनस्राम है। और लेबनस्राम का अर्थ क्या होता है, यहां पर कोई व्याख्या होनी नहीं। अब नीचे क्या लिखा, रेड जेल निश्चयवादी थे और डार्विन के योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत से प्रभावित थे। क्या योगतम जीविता में क्या ये राज्य की विचारधाराएं छिपी हुई है? नहीं छिपी हुई। राज्य की उत्तरजीविता सिद्धांत अलग है। दुनिया का सबसे रिलीवेंट जो सिद्धांत है वो यही है, आज भी ये काम कर रहा है। जो जितना मेहनत करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा पीछे हट जाएगा, वो अवरुद्ध हो जाएगा। उत्तरजीविता का सिद्धांत रेड जेल इससे प्रभावित थे, डार्विन से। लेकिन डार्विन ने राज्य की अवधारणा के बारे में विचार नहीं दिया था। अतः कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। लेबनस्राम के बारे में एक शब्द नहीं लिखा है इसमें, देख लीजिए, एक शब्द नहीं लिखा है, और फिर भी हम लोग आंसर करे जा रहे हैं। बिल्कुल पूनम,
अच्छी प्रोग्रेस में हो पूनम, बार बार मैं अच्छा लगता आपको कहते, बहुत अच्छी प्रोग्रेस में आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15। कुछ लोग तो अभी भी हताश इसलिए है कि सर कैसे पकड़े हम लोग, समय नहीं मिलता है स्कूलों से, स्कूल में सब दिन भर पढ़ाते हैं फिर समय नहीं मिलता है। आपकी 3 घंटे की सुबह की क्लास होती है, उसको कवर करना, फिर शाम को 7 से 8 वाली क्लास को कवर करना और फिर रिवीजन करना, टाइम ही नहीं मिलता है। क्या बात है पूनम, मैं बहुत सही कर रहे हो आप। कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्र को कहते हैं